नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग बात करते हैं जेटेट एग्जाम से इतिहास विषय के 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं। ये हमारे सिलेबस में है, ये जेटेट के सिलेबस में है। तो आइए, इसमें कुल टोटल 50 प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हम कितना से कितना ज्यादा इसको सही कर सकते हैं। आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखेंगे। सभी 50 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका संबंध 18वीं शताब्दी में जितने भी नई राजनीतिक संरचनाएं हुई हैं उनसे इनका पूरा पूरा संबंध है और सारे क्वेश्चन सटीक हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। 1707 ईस्वी में किस मुगल साम्राज्य की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। और इसके बाद इनके बेटों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया और इसके बाद केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली में मुगलों की सत्ता थी वो काफी कमजोर हो गई और उसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उभरने का मौका मिल गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने की थी? तो सही जवाब है आसफ जाह। इसको उपाधि मिली थी निजाम उल मुल्क की। आसफ शाह 1724 में इन्होंने ही दक्कन में हैदराबाद में मतलब हैदराबाद के नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और इन्होंने मुगल सम्राट की कमजोरी का फायदा उठाकर वहां का खुद शासक घोषित कर दिया और खुद अपने आप को वहां का शासक बना लिया। यह था आसफ जाह जिसको उपाधि मिली थी निजाम उल मुल्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह थे सादत खान। सादत खान, इसको भी एक उपाधि मिली थी बुरहान उल मुल्क की। पहले तो इसे 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन धीरे धीरे जब मुगल नियंत्रण दिल्ली से कमजोर हुआ तो यह अपने आप को स्वतंत्र रूप से अवध का राजा घोषित कर दिया घोषित कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल में स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्य की नींव किसने रखी? ऑप्शन है अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खां या मीर जाफर। तो इसका सही जवाब होगा मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मुगल काल में दक्कन के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था जिसने बाद में हैदराबाद राज्य बनाया? इसका सही जवाब है चिन किलिच खां। चिन किलिच खां को ही औरंगजेब के बाद के मुगल शासकों द्वारा दक्कन का सूबेदार बनाया गया था और इसे ही इतिहास में निजाम उल मुल्क नाम से जाना जाता है और इसी का नाम था आसफ जा सॉरी आसफ शाह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अवध के शासकों ने राजस्व वसूली के लिए किस इजेदारी व्यवस्था यानी रेवेन्यू फार्मिंग को बढ़ावा दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है, किसानों को मुफ्त भूमि देना, राज्य को निश्चित धन की गारंटी देना, अंग्रेजों को कर से मुक्त करना, या फिर जमींदारी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना। तो इसका सही जवाब है राज्य को निश्चित धन की गारंटी देना। किस प्रथा से संबंधित है इसका? इजारेदारी। यह एक यह एक ऐसी व्यवस्था थी ताकि राज्य को एक नियमित और निश्चित मात्रा में धन मिल सके, रेवेन्यू मिल सके। इसलिए क्या हुआ कि जो उस समय के शासक थे अवध के, सादत खां, उन्होंने राजस्व वसूली को ठेके पे देने का काम शुरू कर दिया, और जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको ही राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता था। क्वेश्चन नंबर 7। नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1739 में नादिर शाह कौन था? ईरान से आया था, जिसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और मुगलों को हराया था करनाल के युद्ध में, और बाद में दिल्ली से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेके चला गया था, जिसको कहते हैं लूट कर लेके चला गया था कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नादिर शाह कहाँ का शासक था? अभी बताया ईरान से था। नादिर शाह ईरान यानी फारस। नादिर शाह ईरान का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अहमद शाह अब्दाली, जिसको दुर्रानी नाम से भी जाना जाता था, ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? सही जवाब होगा 8 बार। यह नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली। ये भारत पे 8 बार आक्रमण किया, 1748 से लेके 1767 तक, और काफी मात्रा में धन लूट के ले गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किनके बीच लड़ा गया? तो सही जवाब है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। 1761 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठा मराठा के सदाशिव राव के बीच लड़ा गया, लेकिन और इसमें मराठाओं की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 18वीं शताब्दी में सिखों को संगठित करने वाले दल खालसा की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सही जवाब है जस्सा सिंह अहलूवालिया से। 1748 में अमृतसर में वैसाखी के अवसर पर जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में सिखों के बहुत सारे जत्थों ने मिलकर दल खालसा की स्थापना की, और बाद में यही जत्था मुगलों और अफगानों से खूब लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सिख राजनीतिक संरचना में मिस्र शब्द का अर्थ क्या था? तो क्या था? तो यह एक प्रकार की सैन्य टुकड़ी थी या फिर लोकतांत्रिक राज्य। मिस्र एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
महाराजा रणजीत सिंह ने किस सिख मिस्र से संबंध रखते हुए पंजाब में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की? तो वो था सही जवाब इसका सुक चाकिया मिस्र, सुकर चाकिया मिस्र। महाराज रणजीत सिंह जिनका जन्म इसी मिस्र में हुआ था, और उसने अपनी बहादुरी से और जो बाकी मिस्र थे, बाकी मिस्लों को मिलाकर एक महान सिख साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रणजीत सिंह ने 1799 में अपनी राजनीतिक राजधानी किसे बनाया? सही जवाब इसका लाहौर। 1799 में रणजीत सिंह ने भंगी मिस्र से लाहौर को जीत लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद मुख्य रूप से क्या होता था? तो पेशवा का मतलब होता था प्रधानमंत्री, जिसमें शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान मंडल में पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस पेशवा के काल में मराठा साम्राज्य अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और हिंदू पद पातशाही का नारा बुलंद किया? सही जवाब बाजीराव प्रथम, जिसको लड़ाकू लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता था। इन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैलाया। उन्होंने मुगलों की कमजोर स्थिति को देखते हुए उत्तर भारत के कटक तक मराठा साम्राज्य को फैलाया और हिंदू पद पातशाही की स्थापना पे जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों से वसूला जाने वाला चौथ कर कुल राजस्व का कितना हिस्सा होता था? तो सही जवाब है 25%। क्या होता था? तो चौथ पड़ोसी राज्यों के कुल राजस्व का 25% हिस्सा होता था। मराठे लोग इसलिए इससे मतलब पड़ोसी राज्यों से वसूलते थे क्योंकि वो गारंटी देते थे कि वो अपने पड़ोसी राज्यों पे आक्रमण नहीं करेंगे, और उसके अलावा अगर कोई बाहरी शासक या साम्राज्य या राजा उस पर आक्रमण करेगा तो उसे उन बाहरी आक्रमणों से भी बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। मराठों द्वारा वसूला जाने वाला सरदेशमुखी कर क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अतिरिक्त 10% कर जो वंशानुगत प्रधान होने के नाते लिया जाता था। इसको एक और नाम से जाना जाता था 10 मास। ये 10 सरदेशमुखी को 10 मास के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा राजस्व था जो शिवाजी महाराज स्वयं को दक्कन का सरदेश मुक्त मानते थे और इसलिए वो इस कर पे अपना कानूनी दाव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भरतपुर के जाट राज्य की नींव 18वीं शताब्दी में किसने मजबूत की थी और एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा? अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अन्यथा इसका सही जवाब सूरजमल है। जी हाँ, राजा सूरजमल। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे। भरतपुर के जाट राज की नींव भरतपुर के जाट राज की नींव 18वीं सदी में किसने मजबूत की और एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे? तो वह थे सूरजमल। सूरजमल ये 1756 से 1763 तक जाट राज भरतपुर में बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा
और सूरजमल ने ही जाटों को एक सुसंगठित और राजनीतिक और सैन्य शक्ति में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून कहा जाता था? प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब्स। इसका सही जवाब है सूरजमल। जी हाँ, सूरजमल को उसकी बुद्धिमत्ता, राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता के कारण जाट जाति का अफलातून या फिर प्लेटो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 18वीं शताब्दी के राजपूत राज्यों में मारवाड़, जहां जो जोधपुर में है, कि किस शासक ने मुगल राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और गुजरात के सूबेदार बने? तो वह थे अजीत सिंह। ये जोधपुर के महाराज थे। जोधपुर के महाराज अजीत सिंह। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद मुगल राजनीति में यह किंग मेकर का नाम है। अजीत सिंह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन में किंग मेकर कहलाने लगे और मुगल शासक के सैयद बंधुओं के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा रोल निभाया और गुजरात के सूबेदार बने, या सूबेदारी इनको मिल गई और गुजरात के सूबेदार बन गए। नाम लिख देते हैं। चलिए, अगर आपको इसमें से कोई इस किन्हीं प्रश्नों में कोई क्वेरी हो तो जरूर आप व्हाट्सएप करें, कमेंट करें, और अगर आपको इसमें दिए हुए सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 22। आमेर, जो कि जयपुर है, के किस राजा ने खगोल शास्त्र के विकास के लिए दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में वैधशाले यानी जंतर मंतर बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका सही जवाब है सवाई जय सिंह। ये आमेर के राजा थे जय सिंह, जो कि खुद ही एक महान खगोल शास्त्री थे और काफी दूरदृष्टि वाले सोच वाले व्यक्ति, वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। कौन? सवाई जय सिंह। और इन्होंने ग्रहों की गति की सटीक गणना के लिए इन देशों में पांच राज्यों में, पांच शहरों में, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में जंतर मंतर या फिर वैधशालाएं स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सवाई जय सिंह ने किस नए शहर की स्थापना 1727 में की, जो अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब है जयपुर। 1727 में इन्होंने जयपुर, एक बहुत बड़े वास्तुकार थे। विद्याधर भट्टाचार्य। इन्हीं के मदद से जयपुर को ग्रिड प्रणाली पर आधारित जयपुर शहर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 24। केरल के त्रावणकोर राज्य को 18वीं शताब्दी में किसने एक शक्तिशाली और आधुनिक राज्य के रूप में संगठित किया? सही जवाब इसका मार्तंड वर्मा जी। 1729 से लेकर 1758 तक त्रावणकोर, जो कि केरल में, उसका विस्तार किया किसने? मार्तंड वर्मा राजा थे, राजा मार्तंड वर्मा। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कोलाचेल के युद्ध में, जो कि 1741 में हुआ था, में हराकर यूरोपीय शक्ति पे भारतीय सेना की श्रेष्ठता सिद्ध की थी। क्वेश्चन नंबर 25। मैसूर राज्य में वोडेयार राजवंश को हटाकर किसने सत्ता संभाली और सेना का आधुनिकीकरण किया? इसका सही जवाब है हैदर अली। 1761 में ये मैसूर के वोडियार शासक और उनके मंत्रियों को हरा दिया
मंत्रियों में दो प्रमुख मंत्री थे, नंजराज और देवराज। इन दोनों को हरा दिया, हटा दिया, और उसके बाद इन्होंने ये वहां की मैसूर राज्य में मैसूर की सत्ता संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस वृक्ष को लगवाया? वह था स्वतंत्रता का वृक्ष, ट्री ऑफ लिबर्टी। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के विचारों से बहुत ही प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मिलकर फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मिलकर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जो कि स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। टीपू सुल्तान किस विदेशी संगठन या क्लब का सदस्य बना? सही जवाब इसका जैकोबिन क्लब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैकोबिन, टीपू सुल्तान खुद को फ्रांसीसी गणतंत्र का समर्थक बताते हुए जैकोबिन क्लब की सदस्यता ली और स्वयं को सॉरी सिटीजन ऑफ टीपू या फिर सिटीजन टीपू कहलाना पसंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगलों के केंद्रीय प्रशासन के कमजोर होने पर प्रांतीय गवर्नरों को क्या कहा जाने लगा? वो कहा जाने लगा सूबेदार। जब मुगल प्रांत के गवर्नरों को सूबेदार या फिर नाजिम कहा जाता था, लेकिन जब केंद्र कमजोर हुआ तो इन सूबेदारों ने अपनी पदवी को वंशानुगत बना लिया और केंद्र में दिल्ली में मुगल शासक को क्या क्या कर देना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अवध के किस नवाब ने लखनऊ में प्रसिद्ध इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, अच्छा भी है। आसफ उद दौला। जी हाँ, आसफ उद दौला। नवाब आसफ उद दौला 1775 में अवध की राजधानी फैजाबाद में फैजाबाद से लखनऊ ले आया और वहां पे लखनऊ में स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने जैसे कि बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया, जिसको हम लखनऊ जाने बाद जानेंगे आप, इसको भूल भुलैया भी कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सिखों की राखी व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है किसानों से 20% कर लेके उन्हें बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा देना, राखी व्यवस्था। जब 18वीं शताब्दी का दौर चल रहा था और पूरे भारत में उथल पुथल का दौर चल रहा था, तब सिख सरदारों ने पंजाब के किसानों की रक्षा करने के लिए राखी प्रथा या राखी व्यवस्था चलाई, जिसके तहत प्रत्येक किसान को अपनी फसल का 20% यानी एक का पांचवा भाग कर के रूप में देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 18वीं शताब्दी में मराठा सरदारों के 5 गुटों में सिंधिया राजवंश का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो सही जवाब है ग्वालियर। जब मराठों का जब विघटन हुआ, उसके बाद सिंधिया राजवंश का उदय हुआ, तो उसमें ग्वालियर को इन्होंने अपना मुख्य प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बनाया। और इस सिंधिया राजवंश में महादजी सिंधिया इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मराठा परिसंघ में होलकर राजवंश कहाँ से शासक शासन करता था? मराठा परिसंघ में होलकर राजवंश कहाँ से शासन करता था? सही जवाब है इसका इंदौर से। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को एक समृद्ध और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। अहिल्याबाई होलकर, इनका नाम आप लोग ने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तो बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब भी कहा जाता था, नाना साहेब, यही मराठा पेशवा थे। परंतु बाद में जब मराठाओं की हार हो गई तो वह वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अवध, बंगाल और हैदराबाद मुगल जैसे राज्य जो मुगल साम्राज्य के टूटने से बने, उन्हें किस श्रेणी के राज्य कहा जाता था? सही जवाब है उत्तराधिकारी राज्य। पहले सब मुगल शासक के अधीन थे, लेकिन जब मुगल शासन का पतन हुआ तो बंगाल, अवध, हैदराबाद ये पूर्णतः स्वतंत्र हो गए और ये उत्तराधिकारी राज्य कहे जाने लगे, क्योंकि इनके संस्थापक ने कभी भी मुगलों से सीधा विद्रोह नहीं किया, बल्कि वो मुगल साम्राज्य के अंदर ही वहां के गवर्नर हुआ करते थे। प्रांतीय गवर्नर, जो बंगाल के प्रांतीय गवर्नर, अवध के प्रांतीय गवर्नर और हैदराबाद के इत्यादि। लेकिन जब केंद्र में मुगल शासक कमजोर हुई तो ये अपने आप स्व से स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मराठा, सिख और जाट राज्यों को मुगल साम्राज्य के संदर्भ में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सही जवाब इसका विद्रोही या गैर मुगल राज्य। ये सब ये हिंदू शासक थे, मराठा, सिख, जाट, तो ये सब विद्रोही राज्य या गैर मुगल राज्य कहलाते थे, क्योंकि माना जाता है कि इन्होंने मुगल की दमनकारी नीतियों के खिलाफ सीधे युद्ध किए, लड़ाई की मुगलों से, और हर समय हर दम संघर्ष जारी रखा और अपने स्वतंत्र राज्यों का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, का सही जवाब होगा मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खान चाहता था कि वह केंद्रीय हस्तक्षेप से दूर रहे, इसलिए अपनी राजधानी ढाका से हटाकर भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद में ट्रांसफर कर लिया राजधानी। क्वेश्चन नंबर 36। बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले त्रिगुट में कौन शामिल नहीं था? तो मीर कासिम था, सुजाउद्दौला भी था, शाह आलम द्वितीय भी था। इसका सही जवाब है निजामुल मुल्क, हैदराबाद का राजा था, वह नहीं हुआ था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम युद्ध लड़ रहा था बंगाल से। अवध के निजाम सुजाउद्दौला भी लड़ रहे थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी, तीनों मिलकर अपने संयुक्त सेना के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन इसमें निजाम उल मुल्क, जो कि हैदराबाद के नवाब थे, ये शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पलासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था, बंगाल के किस नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया? आसान सा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के खिलाफ।
23 जून को हुआ था, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेना लड़ी। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, जिसमें मीर जाफर ने गद्दारी कर दी और इसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुए युद्धों को किस नाम से जाना जाता है? ये 1746 से लेकर 1763 तक कई युद्ध लड़े गए और यह था कर्नाटक का युद्ध। ये पूरा ये 18वीं शताब्दी का दौर था, 1746 से 1763 तक फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी के बीच में व्यापारिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में खूब युद्ध हुआ, यानी खूब मतलब तीन तीन लड़ाई हुए, जिसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हैदराबाद के निजामों के सैन्य बल का मुख्य आधार क्या था, जो बाद में उनकी कमजोरी भी बन गया? तो क्या था? वो भाड़े के सैनिक लाते थे। कहां से लाते थे? और एक फ्रांसीसी प्रशिक्षण लेते थे। तो भाड़े के सैनिक ये अरब से, अफगान से, और विशेषकर फ्रांसीसी सैनिक हुआ करते थे, जो समय के साथ धीरे धीरे वहां से चले गए। और इससे सेना की जो हैदराबाद की सेना थी, उसकी राष्ट्रीय निष्ठा काफी कमजोर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 18वीं शताब्दी में जाटों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? वह था एक तो एग्रीकल्चर और दिल्ली आगरा के पास रणनीतिक स्थिति, क्योंकि जाट मुख्य रूप से एक कृषक थे और वे ऐसे सामान्य कृषक नहीं थे, एक समृद्ध कृषक थे। और वो दिल्ली वाला क्षेत्र, दिल्ली क्षेत्र, आगरा क्षेत्र, आगरा क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र, इन सब के पास की जो जमीनें थी काफी उपजाऊ थी और उपजाऊ क्षेत्रों पे उनका नियंत्रण था। और नियंत्रण होने के कारण ये पूरा इलाका व्यापारिक मार्ग के रूप में परिवर्तित हो गया और इससे वो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हो गए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी अमृतसर, ये महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह अमृतसर को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाई। और इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल जो है पंजाब में, उस पे जो सोने की परतें लगे हुए है, वो इन्हीं के द्वारा लगाए गए। रंजीत सिंह गोल्डन टेम्पल को हरि मंदिर साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इजारा प्रथा के तहत भूमि राजस्व की वसूली का अधिकार किसे दिया जाता था? तो उसे दिया जाता था जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, वैसे ठेकेदार को दिया जाता था। उसको इजारेदार कहा जाता था, जो सबसे ऊंची बोली लगाता था, क्योंकि इजारा एक प्रकार की भू राजस्व ठेकेदारी थी, जो वहां का राज्य खुद कर वसूलने में नहीं हो पाता था, तो वसूलने के लिए वो जमीन की नीलामी कर देता था। जो व्यक्ति सबसे अधिक राजस्व देने का वादा करता था, उसे ही कर का अधिकार मिल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मराठा प्रशासन में सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सही जवाब है इसका मराठा भू राजस्व और जागीरदारी व्यवस्था से। क्योंकि मराठा काल में जो राजा
या फिर पेशवा जो हुआ करते थे, वो अपनी जो सेना के खर्चे होते थे उनके बदले भू राजस्व, भू राजस्व क्षेत्र, जिसको जागीर कहते थे, उसको बांटा जाता था। और इसे ही सरंजाम, और इस व्यवस्था को सरंजामी प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था जिसे रंगीला भी कहा जाता था? तो सही जवाब है मोहम्मद शाह रंगीला। 1739 में नादिर शाह जब हमला किया, तो उस समय 1739 में मोहम्मद शाह पे तो दिल्ली का शासक था। और रंगीला उसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसकी अपनी जीवन इतनी विलासितापूर्ण थी कि वह अपने ही जीवन में मग्न होता था, और राज्य के प्रशासनिक कार्यों के प्रति उसकी लापरवाही बहुत खराब थी। और इसके कारण ही रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। शाह वलीउल्लाह 18वीं शताब्दी के एक प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक विचारक थे। उनका संबंध किस आंदोलन या विचारधारा से था? तो इसका सही जवाब है इस्लामिक पुनरुत्थान से था। शाह वलीउल्लाह 1703 से लेकर 1762 तक था। ये दिल्ली के एक महान इस्लामिक विद्वान थे। ये जब मुगल सत्ता को गिरते हुए देखा, तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों के नैतिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए अपने विचार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। रोहिलखंड राज्य की स्थापना 18वीं सदी में किसने की थी? सही जवाब है अली मोहम्मद खान। नादिर शाह के आक्रमण के बाद मुगल शासक में एक अराजकता की भाव उत्पन्न हो गया, और इसी का लाभ उठाकर अली मोहम्मद खान हिमालय की तराई में जाकर बरेली और मुरादाबाद, बरेली और मुरादाबाद के आसपास में एक रोहिलखंड नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 48। 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों ने किस युद्ध नीति का उपयोग करके मुगलों को अत्यधिक क्षति पहुंचाई? सही जवाब इसका गुरिल्ला युद्ध, जिसको गनिमी कावा युद्ध भी कहा जाता था, क्योंकि मराठों की सफलता का मुख्य आधार उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति ही रही, जिसको गनिमी कावा भी कहते थे। ये अचानक से घुड़सवार सेना पे हमला कर देते थे, और मुगलों की भारी भरकम सेना को संभलने से पहले वे जंगलों या पहाड़ों में जाकर छिप जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई। टीपू सुल्तान लॉर्ड टीपू सुल्तान वेलेजली की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपनी ही राजधानी श्रीरंग पट्टनम के किले के द्वार पे वीरता पूर्वक अपने आप को शहीद हुए। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार किस संधि के तहत मिला? सही जवाब है 1765 में इलाहाबाद की संधि, क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेजों की जीत हुई, रॉबर्ट क्लाइव, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय हार गया, तो इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक रूप से बंगाल प्रांतों की दीवानी मिल गई, जिसमें बंगाल,
बिहार, उड़ीसा, और यहीं से भारत में ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर, नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहें। आप प्ले लिस्ट में जाकर जे टेट के सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक को, आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख सकते हैं। अगर आपको इससे सभी सब्जेक्टिव मटेरियल चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आपको और भी वीडियो आपको चाहिए ऐसे तो सब्सक्राइब करें। कमेंट तो जरूर करें आपको यह अच्छा लगा, कैसा लगा। और हो सके तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस वीडियो के व्यूज भी बढ़ सके। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।